को याद है? हाँ जी बेटा, किसी को याद है या नहीं याद है? सर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। मल्टीप्लिकेशन वाली सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो ट्रेस तो नहीं किया होगा ना अभी तक, तो स्टार्ट है ना? तो ट्रेस नो सर। ओके। ओके, तो मैट्रिसेस में आगे ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेस, जैसे कि आप जानते ही हो कि भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कंसिडर होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब आप ट्रेस के बारे में बात नहीं करते हो, ठीक है ना? तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, ये भी आप जानते हो, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना? जिसमें ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए है तो ये के बाहर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, इनको अलग अलग किया जा सकता है। एक थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। ये हमेशा होल्ड करेगा। बस यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ए बी डिफाइन होना चाहिए, बी ए डिफाइन होना चाहिए। मतलब ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आ जाना चाहिए डिफाइन होने के साथ साथ में, और बी ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आ जाना चाहिए डिफाइन होने के साथ साथ में, ठीक है ना? तो और इसमें एक चीज है ना ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो ए 3x2 है, बी 2x3 है, तो ए बी भी डिफाइन है और ये स्क्वायर बनेगा, और बी ए भी डिफाइन है, ये एक स्क्वायर बनेगा, राइट? तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है तब भी बेटा ये दोनों ट्रेस आपके बराबर होंगे। ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस ये बराबर होगा। ओके, तो यहां पे अगर ये वाली जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं ना, तो इसमें ए और बी इनके इंडिविजुअली स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे स्क्वायर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा तो ए प्लस बी फिर स्क्वायर नहीं होगा और फिर ट्रेस डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे भी स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ए और बी इनका इंडिविजुअली स्क्वायर होना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो ट्रेस ए बी का निकाल रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर होना जरूरी है। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया, तो इस एग्जांपल में हम लोगों को ए बी एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, बी ए आपको 2x2 का मिल जाएगा। इवन ए और बी स्क्वायर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी तब भी वैलिड है। ओके, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी माइनस बी ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया गया है, तो ऐसे कितने ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ matrices of AB are possible? Find the बताइए। ये काफी एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करके बताइए।
हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं फिर। हुआ किसी का? रिस्पॉन्ड करिए बेटा। नंदिनी? सर हुआ नहीं। ओके। लक्ष्य? हाँ जी, इसको देखते हैं फिर कैसे करना है। देखिए, जो इसका आंसर है, आंसर रहेगा जी 0। और मेथड क्या है? देखिए, अगर मैंने आपको बोला है कि ए बी माइनस बी इक्वल्स टू आई है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो गए। अगर ये मैट्रिसेस बराबर हैं तो इनके ट्रेस भी तो बराबर होंगे। अगर मैट्रिसेस बराबर है तो मैट्रिसेस बराबर होने का तो मतलब क्या, हर एक का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर। तो अगर ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो ट्रेस तो डायगोनल एलिमेंट का सम है, तो सम तो फिर बराबर होगा ही होगा जब हर एक एलिमेंट बराबर है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या मैं इसको ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए बोल दूं, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है। और राइट हैंड साइड का ट्रेस क्या होगा? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो है, इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है? मतलब जो भी इसका ऑर्डर है, मान लो 2 होता है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 3 होता है तो 3 होगी। तो इसको मैं एन ऑर्डर एन बोल सकता हूं, है ना। अगर nth ऑर्डर का ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 0। 0 लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो इससे लेफ्ट हैंड साइड का ट्रेस तो हमेशा 0 आना चाहिए, जबकि राइट हैंड साइड का जो ट्रेस है वो हमेशा n आना चाहिए। मतलब n डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, तो अगर i सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा तो 2 आना चाहिए था। अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो 3 आना चाहिए था। तो 0 और n तो कभी बराबर नहीं हो सकता ना। अगर n आप 2 ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, तो ये इक्वालिटी तो कभी नहीं होल्ड होने वाली। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें a और b, कोई भी मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लो, किसी भी ऑर्डर के ये मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लो, तो अगर आप ए बी माइनस बी ए को सॉल्व करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आने वाला है। ओके। यस। तो ये बात है ट्रेस की। आगे चलते हैं, ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोज की बेसिक डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, और ट्रांसपोज के लिए ये भी आप जानते हो कि स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं होता। ट्रेस में तो स्क्वायर होना जरूरी होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम है, लेकिन ट्रांसपोज के लिए कोई भी जरूरी नहीं होता। अगर आपको ये 1 2 3 4 5 6 का ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको बोला जाए कि इसका ट्रेस ट्रांसपोज करिए, तो आप क्या करेंगे? पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो मतलब अगर ये एक स्क्वायर नहीं भी है तो भी इसका ट्रांसपोज किया जा सकता है।
और ट्रांसपोज को का जो नोटेशन है वो या तो आप ए की पावर में है ना टी लिख देते हो या फिर ए की पावर में डैश लिख देते हो। ये ट्रांसपोज का मीनिंग है, सिंबल है। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। देखिए ये जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस के दिए जाते हैं वहां पे अप्लाई जरूर हो सकता है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपको किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। अगर कोई दो मैट्रिसेस का सम है उसका ट्रांसपोज, तो दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज का सम कर दीजिए। किसी स्केलर क्वांटिटी ए के साथ मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा? के को बाहर निकाल लीजिए और ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी की पावर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। और लास्ट में है जी कि भाई अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम हो सकते हैं, कम होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जरूर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज जरूर याद रखिए। जैसा कि आप जानते हो ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इनमें तो हम लोग ट्रांसपोज की हेल्प से ही तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना, रिलेशंस वगैरह बनाते हैं। तो ट्रांसपोज का वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। इनवर्स में भी यूज़ हो जाता है ट्रांसपोज का, क्योंकि जॉइंट वगैरह हम लोग उसी के वे से यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अगर कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 + x + x² तो इसमें अगर हम लोग एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की जगह ए डाल देंगे और जो बस ये कांस्टेंट है उस कांस्टेंट में एक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2i लिख देते और a + a² तो ऐसे ही रहता है। अगर 3 होता तो 3i लिख देते। बस सीधा सीधा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें का अपने एंड से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा देते हैं। रीजन बीइंग कि बाकी के जो टर्म्स हैं वो तो मैट्रिक्स रहने वाले हैं, लेकिन ये वाला टर्म आप एक सिंगल एक रियल वैल्यू नहीं रख सकते, इसको भी आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तभी एडिशन पॉसिबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी ए होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि फिर a² तो तभी डिफाइन अगर a² होगा, ठीक है ना। हायर पावर सिर्फ तभी डिफाइन होगी। नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं मैट्रिसेस में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो मेन डायगोनल है उसके रिस्पेक्ट में जो बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर रहेंगी और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है ना। बेसिकली मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये डेफिनेशन है जिसमें हम लोग ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल्स टू 1 to n। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इसमें डिफाइन है और वो मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट मिरर इमेज बन के आएंगे। और ये एलिमेंट्स के टर्म में ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस जहाँ पे एलिमेंट्स को यूज नहीं करते, सीधा सीधा मैट्रिसेस को यूज करते हैं, वहां पे ए ट्रांसपोज को ए के बराबर किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक, मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं और बाकी के सारे एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी याद है। इसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई होता है और साथ में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो अगर एलिमेंट्स के बारे में बातें चल रही हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ये चीज होल्ड करनी पड़ेगी और साथ में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा, इतना याद रखिए। और अगर सिर्फ मैट्रिसेस के नाम से बातें हैं, एलिमेंट्स और उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो फिर आपको उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसके नेगेटिव टाइम्स के बराबर करना पड़ता है।
अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज के है ना जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब लोग आपको है ना याद रखने पड़ेंगे कि अगर ए एक स्क्वायर स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए का इनवर्स, ठीक है, ए की पावर एन, तो ये सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं सीधा सीधा प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा हम लोग बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जितनी भी लिखाई हैं ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप है ना जो पॉइंट्स अगर आप उन्हें देखेंगे बस उन्हें ये याद रखिए कि भाई इनको प्रूव कैसे किया जाता है। अगर ए सिमेट्रिक दिया है तो ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक, तो उसके लिए जैसे हमने अभी यहाँ पे बात किया, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर प्रूव कर दो। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम्स के बराबर प्रूव करिए। तो इन पॉइंट्स अगर आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे तो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं आपको समझ में आ जाएंगी और उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही बना सकते हो प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं। इसमें कुछ कुछ हमने और टाइप्स पढ़ी हैं मैट्रिसेस की, जिसमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है तो वो ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। ठीक, वो जो उसका ट्रांसपोज है वो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कराए चाहे प्री मल्टीप्लाई करे, दोनों ही केसेस में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक, और इस केस में ऑर्थोगोनल के केस में है ना जो डिटर्मिनेंट है ना ए का वो हमेशा क्या रहेगा, या तो +1 या फिर -1। ठीक, तो कई बार ये इसके डिटर्मिनेंट के बारे में बात बन जाती है, डिटर्मिनेंट का यूज हो जाता है। तो रीजन जानते हो इसका डिटर्मिनेंट +-1 क्यों होगा, क्या है जी रीजन? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही बराबर होने वाला है। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा। राइट हैंड साइड आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो वहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए दो पॉसिबिलिटी +-1। तो डिटर्मिनेंट का यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस। इसके लिए सीधा सीधा आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसके आगे में भी ए क्यूब भी ए ही होगा, ए की पावर 4 भी ए ही होगा, सारे के सारे आगे सेम पावर मतलब सेम ए के बराबर ही आने वाली है। ठीक, तो ये जो मैट्रिसेस है इनकी भी बस डेफिनेशन याद रखिए, उतना सफिशिएंट है। आइडेंपोटेंट नाम लिखा है तो मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए जी, और उसके अकॉर्डिंगली हायर पावर भी सेम ए के बराबर ही होने वाली है। फिर इनवोलेंट्री मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई होता है। तो ये डेफिनेशन याद रखिए। तो अगर आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जितनी भी इवन पावर है वो तो आई के बराबर आएंगी, और जितनी भी ऑड पावर है वो सब किसके बराबर आएंगी, ए के बराबर। तो ये आप यहां से बना सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे आइडेंपोटेंट के लिए ये याद रखिए और इनवोलेंट्री के लिए ये चीज याद रखिए, बाकी आप बना लेंगे। और नीलपोटेंट, इसके लिए हमने पढ़ा है कि कोई एक मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट तब कहलाएगा अगर उसकी कुछ सर्टेन पावर रिजर्व करने के बाद वो एक जीरो मैट्रिक्स बन जाए। और कोई भी मैट्रिक्स अगर नीलपोटेंट होगा तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो
तभी वो नीलपोटेंट बन सकता है। अगर किसी, देखिए अगर आपने किसी भी एक डिटर्मिनेंट, किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली और आपने ये बना लिया कि अच्छा ये 0 नहीं है, तो वहां से तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल सकते हो कि नीलपोटेंट तो नहीं होगा। हाँ, अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 है तो वहां से ये कहना कि भाई वो डेफिनेटली नीलपोटेंट भी होगा, तो वो सही नहीं है। ओके, किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वहां से ये कंक्लूजन देना कि भाई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, वो सही नहीं है। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो आप नीलपोटेंट डेफिनेटली, आप ऐसा बोल सकते हो कि नीलपोटेंट नहीं होगा। ओके, और नीलपोटेंट के केस में ट्रेस भी 0 होता है, ऑल्दो इसका इतना यूज नहीं होता ट्रेस का। ये दो प्रॉपर्टीज हैं नीलपोटेंट की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, एडजॉइंट एंड इनवर्स। किसी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालते हैं, है ना। हर एक कोफैक्टर की वैल्यू निकाल के वहां से आप हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल के आप उसका एक मैट्रिक्स बना देते हैं। मान लीजिए ये एक A11, A12, A13 ऐसे करके मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तो हर एक का हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालेंगे, तो C12, C11, C12, C13 ऐसे करके आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स बना लेंगे और उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। अगर मेंस के बारे में बात करें तो मेंस में हो सकता है डायरेक्टली आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स ही पूछ लिया जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन चली जाती है, तो इस वजह से डायरेक्टली आपको एडजॉइंट क्या है जी, एडजॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक, और एडजॉइंट के ही बेसिस पे अगर आपको ए इनवर्स पूछा गया है तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। तो हो सकता है कि एडजॉइंट की बजाय आपको इनवर्स ऑफ ए पूछा जाए, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक, तो इनवर्स का हमने फॉर्मूला तो देख लिया, और इनवर्स के लिए जरूरी चीज यहां पे क्या हो जाती है, और ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या, उसका इनवर्स डिफाइन होना है, तो क्या होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन नॉट जीरो। जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऐसा बनता है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको वहां पे कोई एक वेरिएबल के या लैम्डा या ए या बी कुछ भी एक वेरिएबल दिया गया है, और वहां पे बोला गया है कि भाई कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी जिससे इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देना है। या फिर कईयों में ऐसा हो सकता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू हो जिससे ये इन्वर्टिबल बन जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो कर देंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जिस तरीके से ये इनवर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर होता है। जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहे प्री मल्टीप्लायर में है चाहे पोस्ट में है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेट रिजल्ट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर ही आने वाला है। ठीक है,
तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप इसको यूज कर सकते हो। एडजॉइंट को पहले लिखने में बेनिफिट है या एडजॉइंट ए को बाद में लिखने में बेनिफिट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड है किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। तो ऑल्दो इसका कोई एप्लीकेशन ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, तो बस याद रखिएगा। नेक्स्ट रिवर्सल लॉ सबको याद रहता ही है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, तो ये भी याद तो रखना ही है। काम करते 3 तक का लिख लेते हैं, अगर उसे ज़्यादा आता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। रिवर्सल लॉ, नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज का अगर इन्वर्स निकालना पड़े तो वो ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। ए की पावर के उसका अगर इन्वर्स निकालना है तो वो भी ए इन्वर्स की पावर के बराबर होगा जी। तो सीधा सीधा इन प्रॉपर्टीज को ऐसे याद रख सकते हो कि भी पावर में जो भी चीज है वो बाहर निकाली जा सकती है, इन्वर्स को अंदर लेके आया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। इसमें भी रिवर्सल लॉ ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे ए इंटू बी, ए पहले है बी बाद में है, तो अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा कि भी बी का एडजॉइंट आप पहले निकालेंगे और ए का एडजॉइंट आप बाद में लिखेंगे। ये भी रिवर्सल लॉ। तो यहीं पे अगर 3 आ जाता है तो ए इंटू बी इंटू सी आ जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो रिवर्सल लॉ। और नेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट पूछा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n यहाँ पे क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। देखिए वैसे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो ज्यादा है कि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये इनवर्स में ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी, तो एडजॉइंट में भी सेम ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए है उसका ट्रांसपोज तो किसके बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। और कई कई जगह पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स ये किसके बराबर होने वाला है, डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसा बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1, मतलब पावर को बाहर निकाल दो सीधा सीधा, ऐसा याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, ये आपका बराबर होगा के टाइम के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और लास्ट है जी के ए का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए का इन्वर्स अपॉन के। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज में किसी को कोई प्रूफ की जरूरत है क्या? वैसे तो प्रूफ मैंने कराए ही हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, अगर किसी को इसमें लग रहा है तो बताइए। बाकी रिजल्ट आपको याद रखने हैं इसमें, है ना, जो 7 नंबर है 9 नंबर है ये डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, और इनको है ना हम लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिवर्सल लॉ है वो थोड़ा याद रहता है, ये वाली चीजें हैं, पावर को बाहर निकाल दीजिए, वो सब याद रहता है।
प्रॉपर्टी तो आपको सारी की सारी याद रखनी है एज इट इज। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए दो मेथड पढ़े हैं। एक तो मैट्रिक्स मेथड जो कि आपने बोर्ड्स में ही लगाना है, बोर्ड्स में क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं है अभी। क्या ये मैट्रिक्स मेथड अभी हटा दिया है क्या? जो जो नया सिलेबस आया है डिलीटेड सिलेबस में है क्या ये याद नहीं है बोर्ड्स में उसके लिए। किसी को याद है क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस? देखिए अगर अगर ये बोर्ड्स में है तो फिर आप मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, क्रैमर्स रूल नहीं लगाएंगे। अगर सर हाँ जी सब बोर्ड्स में वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम्स वो ऑफ इक्वेशंस ये सब हटा दिया है। ओके, ये हटा दिया मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हटा दिया है। सर बट हमारे प्री बोर्ड में फिर भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था तो पता नहीं उसके बारे में। यस सर, वैसे हटा दिया लेकिन प्री बोर्ड में क्वेश्चन था इससे। देखिए प्री बोर्ड में है ना, हो सकता है जो जिसने पेपर बनाया हो उतना ध्यान ना दिया हो कि भाई सिलेबस से हटा दी गई हैं चीजें। तो प्री बोर्ड्स को का रेफरेंस ना लें आप, है ना। बोर्ड्स का जो एक्चुअल सिलेबस है आप उसी को लेके चलिए, बोर्ड्स में नहीं डाला जाएगा ये, ठीक है। तो अब कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन में देखो क्वेश्चन की अगर सॉल्विंग की बात आती है फिर तो क्रैमर्स रूल ही ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्रैमर्स रूल में सॉल्विंग करनी आसान रहती है, ठीक है। सीधा सीधा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं और वो डिटर्मिनेंट के बेसिस पे हम लोग आंसर बता देते हैं। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है ना वो सीधा सीधा मैट्रिक्स मेथड के किसी पॉइंट के ऊपर ही डाल दिया जाता है, तो जिसमें वैल्यूज का कोई रोल है ही नहीं, आपको कोई एलिमेंट्स दिए ही नहीं गए, आपको सीधा सीधा मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है और ऑप्शन में दे दिया है कि अगर इसका एडजॉइंट इनटू बी ये ऐसे इसके बराबर होगा तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, कुछ कुछ इस पॉइंट में चीजें बोल दी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन इस वे से दे दी जाती है। तो इसीलिए मैट्रिक्स मेथड के जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं वो याद होने चाहिए। क्या क्या रिजल्ट पढ़े हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो दो टाइप की इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं, एक है होमोजीनियस और एक है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में क्या होता है, सारी की सारी इक्वेशंस में राइट हैंड साइड तो 0 होता है, और इसमें ज्यादातर हम लोग 3/3 की बात करते हैं। तो 3/3 में तो सीधा सीधा कि अगर ax अगर 3 इक्वेशन है, तीनों को 0 के बराबर दिया है, तो उस इक्वेशन को लिखने का तरीका तो जानते ही हो आप मैट्रिक्स फॉर्म में, कि मान लीजिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 दिया गया है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 दिया गया है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ये ए मैट्रिक्स कैसे बनता है, व्हाट इज ए मैट्रिक्स? इनके कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स की हेल्प से बनता है। और एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो ये जो वेरिएबल वाला है जी, ठीक है। मैट्रिक्स आपको बनाना आता है, तो कोई अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है तो वहां से अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने की जरूरत पड़ रही है या उस फॉर्म में दे दिया है तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो बात ये है कि अब ये क्योंकि तीनों के तीनों इक्वेशन राइट हैंड साइड में 0 है तो डेफिनेटली एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग बोल देते हैं कि ax इक्वल टू 0 बन गया है। तो इस केस में दो ही रिजल्ट होते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो आता है तो उस केस में आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स x वो क्या होने वाला है, वो 0 मैट्रिक्स होने वाला है। दैट मीन्स स्मॉल x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, z की भी 0, पूरा का पूरा मैट्रिक्स अगर 0 होता है, मतलब अगर मैं इसको नल मैट्रिक्स के बराबर बोलूंगा तो क्या होगा, है ना, हर एक एलिमेंट 0 बोल दूंगा ना, तो x भी तो 0, y भी 0, z भी 0, है ना।
तो अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो उस केस में x को जीरो होना पड़ेगा और फिर उस केस में ये तीनों के तीनों वेरिएबल आपके जीरो रहेंगे। रीजन जैसे आप जानते हो कि अगर डिटर्मिनेंट x का जीरो नहीं रहता है तो उस केस में इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, है ना? बात सही है ना? यस सर। तो उस केस में इसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, तो इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के x आपका जीरो मिल जाएगा और जिससे तीनों के तीनों वेरिएबल x y z जीरो मिल जाएंगे। और सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर ये जीरो हो जाता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो रहता है तो उस केस में आपको जो इसके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही चीजें दी गई फिर तो आपके लिए ये दोनों रिजल्ट सीधा सीधा ये पॉइंट याद रखिए कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, तीनों के तीनों जीरो सॉल्यूशन जिसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो मैट्रिक्स के लिए तो इतनी पॉइंट आप याद रखिए। अगर एलिमेंट्स के टर्म्स में चीजें हैं तो उस केस के लिए आपको क्रैमर्स रूल ही बेस्ट मेथड रहेगा। क्रैमर्स रूल की हेल्प से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, तो होमोजीनियस में तो ये दो पॉइंट है। नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस जैसे कि आप जानते ही हो कि अब राइट हैंड साइड में जीरो जीरो होने की बजाय कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, तो इसको मैं d1 d2 d3 कर देता हूं। तो उस केस में ए मैट्रिक्स तो हमारा यही रहेगा कोफिशिएंट वाला, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x हमारा यही रहने वाला है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। एक नया मैट्रिक्स b बन जाएगा विच इज d1 d2 d3। ठीक, जिसे हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax इक्वल्स टू b। तो इस केस में हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं वो आपको याद रख लेनी है। क्या क्या है पॉसिबिलिटीज? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करा के हम लोग एक्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर तो डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे भी सिचुएशन तो वही है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो रहता है उस केस में आपके लिए इसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। दोनों तरफ आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स आपका बन जाएगा ए इनवर्स बी। तो कहने का मतलब एक्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों के इस ए का इनवर्स निकाल के इंटू बी करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, और इस केस में आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सीधी बात ये याद रखिए कि भाई डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉन जीरो रहता है तो यूनिक सोल्यूशन आपका मिलेगा और वो सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉन जीरो रहता है, ये नॉन जीरो रहता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉन जीरो है, उस केस में नो सोल्यूशन रहेगा। और तीसरा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी जीरो आ गया, दोनों जीरो आ गए, उस केस में क्या हो सकता है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई ये डेल्टा इक्वल्स टू जीरो वाला केस है, ये डेल्टा इक्वल्स टू नॉट जीरो वाला केस है, ये डेल्टा इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई एक एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। ठीक है ना, तो वो वाला केस है और ये चारों जीरो वाला केस है।
आप इसको क्रैमर्स रूल की हेल्प से याद रख सकते हो। ओके, तो ये वाले देखो, अगर तो आपको एलिमेंट्स की बात आ रही है तो फिर तो आप क्रैमर्स रूल लगा दीजिए, क्रैमर्स रूल याद रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको सीधा सीधा ए बी मैट्रिसेस टाइप के फॉर्म में दिया है और ऑप्शन में आपको दे दिया है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, जॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 नहीं है, फिर आपको ऑप्शन दिया है तो बी इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो फिर आपको उसके लिए, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये पॉइंट सीधे सीधे याद होने चाहिए। ओके, हाँ जी, समझ में आया है? तो मैट्रिसेस चैप्टर तो बेटा कंप्लीट है। इसमें अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया है, कुछ कोई दोबारा से पूछना है तो बताइए। हाँ जी, है कोई दिक्कत? बेटा रिस्पॉन्ड करिए। नो सर। तो नेक्स्ट फिर हम लोग डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट में क्या है जी? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि जो भी एक मैट्रिक्स है उसको एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट करा रहे हैं, उसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। फिर 2x2 में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3x3 में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट बोला गया है कि भाई ये 2x2 का है जी, ए बी सी डी, और आपको बोला गया कि भाई ए बी सी डी चारों 0 या 1 ले रहे हैं हम लोग, तो फिर कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे जिनके डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा, कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस जरूर बन सकता है। तो ये बेसिक, जो बेसिक चीज है डिटर्मिनेंट की, उसके ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं। कई बार 3x3 वाला डिटर्मिनेंट लेके उसमें बोला जाता है कि भी उसमें 2 एलिमेंट 0 लेने हैं, बाकी 7 एलिमेंट 1 लेने हैं। अब क्या होगा जी, कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे ताकि उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इतनी होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, तो वहां से उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें फिर जो नेक्स्ट रहता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये सबको पता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस भी पता है कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर्स भी कैसे निकाला जाता है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं ये पता ही है। और फिर आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है इस टाइप से, और आप उसकी एक एक रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के अगर उसका एडिशन करते हो, तो वो किसके बराबर होगा? वैल्यू किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, दूसरा
कि अगर मैं किसी दूसरे रो, सेकेंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो क्या रहने वाला है? 0। 0 हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसके ऊपर अगर बेस क्वेश्चन है तो। इसके अलावा कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बना सकते हैं ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी तो याद रहती ही है। फिर है कि भाई अगर कोई दो रो सेम है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो 0 रहता है। और फिर एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें अगर किसी दो रोज को हम लोग इंटरचेंज करें तो उससे डिटर्मिनेंट नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ है ना, कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं दो एलिमेंट, दो रो के सेम होने का या है ना सबके 0 होने का या इंटरचेंज करने का, वो तो याद रहेगा ही रहेगा ना, उसमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। फिर एक प्रॉपर्टी रहती है कि भाई अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अगर बी के ए के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो जब मैं के को बाहर निकालूंगा तो वो के की पावर एन बाहर निकल के आएगी, ठीक है। तो इसी इसी का उल्टा अगर हम लोग बोलें कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसा लिखा है जी, अगर ऐसा ऐसा दिया गया है तो इस केस में फिर देखो यहाँ पे के डिटर्मिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई है, तो उस केस में अगर इस के को अंदर लेके जाना है तो अंदर अंदर जाके ये सिर्फ एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। अगर तो मैट्रिक्स में के टाइम्स किया जा रहा है, जैसे 7th प्रॉपर्टी में बी को मैं क्या लिख रहा हूं, के टाइम्स ही लिख रहा हूं, तो मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इससे तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के टाइम्स हो जाएगा। तो जब मैं डिटर्मिनेंट निकालने की बात आएगी तो मैं हर एक रो में से एक के निकाल के वो के की पावर एन बन जाएगा जी। लेकिन अगर मैं किसी जैसे 8th में है, 8th में तो मैं सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ बी को के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल रहा हूं, तो उस केस में अगर के को अंदर लेके जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा जी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रहे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहती है कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट है उसको मैं दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूं, जिसमें दो रोज के एलिमेंट को तो एज इट इज रखेंगे, सिर्फ एक ही रो के एलिमेंट की ब्रेकिंग करेंगे, या फिर दो कॉलम्स के एलिमेंट को सेम रखेंगे, सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट की ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है। और फिर ऑपरेशंस वाली प्रॉपर्टी रहती है कि भी कि अगर एक रो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो मैं किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो का के टाइम्स दूसरे रो में ऐड अप कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने सेकेंड रो का के टाइम्स पहले वाले रो में ऐड कर दिया, तो ये आप जानते ही हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने एक बार पढ़ लेनी है, जिसमें बाकी की सारी प्रॉपर्टी तो याद रहती है, बस ये वाली जो प्रॉपर्टी है इतना यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट आ सकता है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। बाकी तो प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करते ही रहते हैं तो याद रहती हैं। अच्छा, इसमें एक रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं, अगर डेल्टा आर लिखा है जी, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन में एक ही रो में मान लो ये F1R लिखा है, ये F2R लिखा है, ये F3R लिखा है, सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स आपके आर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बाकी के सारे आपके कांस्टेंट्स हैं जी। तो उस केस में अगर समीशन ऑफ डेल्टा आर करने की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी रो को का समीशन पहले निकाल सकते हैं और बाद में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, सेम बात इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन इसमें खास बात या जरूरी बात ये रहेगी कि दो रो के एलिमेंट्स को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। और सेम चीज हम लोग कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, और उसमें भी कंडीशन तो यही रहेगी कि दो कॉलम तो आपके कांस्टेंट होने चाहिए, सिर्फ एक कॉलम के एलिमेंट ही आर के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जी, इनके फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो काम में आ सकता है, जैसे कि 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका डिटर्मिनेंट सीधा सीधा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स होता है। सेम 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहीं पे अगर स्क्वायर आ जाता है तो क्या बन जाता है? साथ में x y y z और z x। देखिए, इस प्रॉपर्टी इन रिजल्ट से ना आप एक चीज और समझिए। देखो, अगर ये डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए है ना, यहाँ पे कुछ भी और टर्म आ जाए, तो अगर मुझे कुछ कुछ है ना ऐसे रिजल्ट्स याद नहीं है, तो मैं है ना बिना बिना सॉल्व किए भी इन्हें बना सकता हूँ। इनके फैक्टर्स तो मैं एटलीस्ट बना ही सकता हूँ। कैसे? देखिए, अगर मुझे मान लो ये वाला रिजल्ट याद नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं x को y रख दूं, x को y रखने पे क्या ये डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा? यस सर। अगर x को y रखने पे ये डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है, तो x माइनस वाई इसका एक फैक्टर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। यस सर। देखो, है पॉलिनोमियल ही है ना, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ना, कि x को a डालने पे अगर अगर वो 0 आंसर दे रहा है, तो x इक्वल्स टू a उसका रूट कहलाएगा, और x माइनस a उसका फैक्टर कहलाएगा। राइट? तो यहां पे अगर x को y डालने पे हमें ये 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू y इसका रूट कहलाएगा, मतलब x माइनस वाई इसका एक फैक्टर कहलाएगा। राइट? तो मतलब x माइनस वाई एक फैक्टर होना चाहिए। सिमिलरली, अगर मैं x को z रख देता हूं, तो z रखने से 0 मिलेगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 मिलेगा तो x माइनस जेड भी इसका फैक्टर होना चाहिए। और थर्ड चीज, अगर मैं y को z रख देता हूं, y की जगह z रख देता हूं, फिर से इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो मतलब y माइनस जेड भी इसका फैक्टर होना चाहिए। तो वहीं से कुछ कुछ बन रहा है ये। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि लास्ट में वो z माइनस एक्स आता है, x माइनस जेड नहीं आता। तो वहां पे थोड़ा सा एक ऐसा हो सकता है कि भाई ये फैक्टर तो होगा, लेकिन इसका जब मतलब मैंने तीनों के बारे में इतना तो बोल दिया कि भाई x माइनस वाई भी फैक्टर होगा, y माइनस जेड भी फैक्टर होगा, x माइनस जेड भी फैक्टर होगा। अब इंटू के टाइम्स तो हम लोग लिखते ही है ना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उन सारे फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद इंटू के टाइम्स लिखते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो फिर उसके इसमें है ना वो के माइनस बना रहा होगा। z माइनस एक्स की जगह x माइनस जेड लिखने की से हमें है ना वो बाहर वाले के की वैल्यू हमें -1 मिल रही होगी। तो कुछ कुछ हम लोग इस तरीके से, अगर आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो इस तरीके से है ना हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं।
ओके, आगे चले। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, इनको आप याद रखिए। और यहाँ से जो चीज़ मैंने आपको समझाई है कि हम लोग फैक्टर्स वगैरह बना के भी है ना डिटर्मिनेंट को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। पूरा का पूरा तो प्रॉपरली है ना सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम लोग वहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। मे बी कि अगर हम लोग इस तरीके से करें तो शायद है ना कई बार कुछ क्वेश्चन में सिर्फ उतने डिडक्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो शायद बिना कैलकुलेशन करे आपका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें उतना काम चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज है, एक और डिटर्मिनेंट है विच इज ए बी सी बी ए नहीं ए बी सी ए बी सी, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सबको याद होना चाहिए, क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक इसका रिवर्स भी होता है ना, तो इसको याद रखने के लिए तो ऐसा है कि भाई अगर जब इस डायरेक्शन में होगा, मेन डायगोनल इस डायरेक्शन में होगा तो बाहर में प्लस आ जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में होगा पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव टाइम्स हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू को फैक्टराइज भी किया जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू है ना उस फॉर्म में, तो वहां से भी इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जी। तो ये वाला डिटर्मिनेंट याद होना चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये इसका सीधा सीधा ये रिजल्ट है और इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन है ना। ये तो फैक्टर से बनाना आता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का उसका डिवाइड बाई 2 करके बनाया जाता है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक, अच्छा कहीं कहीं पे है ना ये वाला डिटर्मिनेंट भी यूज हो जाता है, जो आप स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ते हो। ये वाला डिटर्मिनेंट पढ़ा है कहाँ पे पढ़ते हैं? डेल्टा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की देख। सेकंड डिग्री। तो ये डेल्टा होता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। मतलब उतना उतना यूज नहीं है इसका, लेकिन अगर ये याद रख लेंगे तो शायद कहीं पे काम आ सकता है। तो ये तो बात रही प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? एक तो है जी एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो वहां पे अप्लाई हो जाता है। उसी के केस में है ना कोलिनियर, कोलिनियर की कंडीशन, अगर किसी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होना है तो उसका एरिया 0 कर देना। और एरिया 0 करना मतलब वो डिटर्मिनेंट 0 कर दे, है ना। यहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन। और फिर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। अगर 3 लाइंस ही हैं उनको कॉन्करेंट होना है तो क्या होना पड़ता है? तभी उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हम लोग 0 कर देते हैं। देखिए ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये है ना ये है ना हम लोग हर जगह पे यूज करते रहते हैं, तो ये याद रहती हैं, बस एक बार है ना गो थ्रू जरूर कर लेंगे।
और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करना है, वो डेल्टा जीरो करना है ना, तो वो ये वाला डिटर्मिनेंट आप सीधा सीधा जीरो कर देते हैं। ये सीधा सीधा जीरो कर देते हैं। तो ये 3 मेन एप्लीकेशन है जी। फिर है डिफरेंशिएशन। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन भी इजी है, ये इसमें भी है ना कुछ खास दिक्कत आती नहीं है। कोई भी डिटर्मिनेंट डेल्टा एक्स आपको दिया गया है, तो मान लीजिए इसमें f1x है, f2x है, g1x है, g2x है, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं? पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेकंड को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर एक और डिटर्मिनेंट बनाइए जिसमें हम लोग फर्स्ट को ऐसे ही रहने देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहीं पे अगर ये 3/3 का होगा तो 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, तो ये चीज़ है ना याद रहती है। अच्छा, इसमें जब डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन के ऊपर है ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको डेल्टा एक्स तो दिया गया है एक्स के टर्म्स में, लेकिन अगर आप डेल्टा डैश कैलकुलेट करेंगे ना, तो डेल्टा डैश जीरो आ जाता है। तो मतलब क्वेश्चन देखने में मतलब आपको फिर है ना कुछ कुछ डेल्टा, मान लो 10 की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा 10 की वैल्यू दे रखी है, और फिर आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 या डेल्टा 100 या डेल्टा 200। तो कुछ कुछ है ना उस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका यही है कि वो क्वेश्चन इस तरीके का सेटअप होगा कि अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। और अगर डेल्टा डैश एक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट डिटर्मिनेंट, राइट? समझ में आ रही है बात? तो जो भी आपको डेल्टा 10 Yes. 20 जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी, और फिर उसके बेसिस पे जो भी आपको डेल्टा 100 200 300 जो भी आपसे पूछा है, आप सीधा सीधा उसका भी वही आंसर बता देंगे। तो अगर क्वेश्चन मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में थोड़ा सोच सकते हो। आपको कोई डेल्टा एक्स दिया गया है, डेल्टा 2 डेल्टा 4 की वैल्यू दे रखी है, फिर आपको कुछ एक बड़ी वैल्यू बड़े इनपुट पे आपको आउटपुट कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि भी ऐसा हो सकता है कि भी अगर आप उसका डिफरेंशिएशन निकालें तो वो जीरो मिले, जिससे जो भी दूसरे इनपुट पे आउटपुट निकालने को बोला गया है वो भी सेम ही आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट जो चीज है वो है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। मेंस में तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कभी आएगा। ठीक है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भले ही स्किप कर सकते हैं। कंसेप्ट में है क्या कि कुछ डिटर्मिनेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए अगर आप डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे तो डायरेक्टली उसका एक्सपेंशन बहुत लंबा चला जाएगा, या है ना मतलब उसी कैलकुलेशन करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उसकी बजाय अगर हम लोग थोड़ा सोच के उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख लें, और डेफिनेटली वो जो दो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में आप उन्हें लिखेंगे तो वो बहुत ही सिंपल वाले होंगे, जिनके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी है, जिससे फर्दर कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में सीधी सीधी बात यही है कि भाई जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है आप उसे दो में कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे सोचा जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया सिर्फ इतना दूंगा कि भाई सोचने का आपको डायरेक्शन क्या रखना पड़े। ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 मतलब 3 लिखा है, मैंने उसको पहले 1 + 1 + 1 लिख लिया।
मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है जी, आपने इसको ब्रेक करना है 2 में, तो कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसका रिवर्स ऑर्डर क्या था, मतलब 2 डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट कैसे बन के आता है। मान लीजिए मतलब जब हम लोग 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 अगर करते हैं, तो ये कुछ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, फिर इधर है मान लो d1 e1 f1 d2 a2 f2 d3 e3 f3। तो इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि डिटर्मिनेंट के केस में एक तो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रो बाय कॉलम करना है तो भी चलेगा, रो बाय रो करना है वो भी चलेगा, कॉलम बाय कॉलम करना है वो भी चलेगा, कॉलम बाय रो करना है वो भी चलेगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर है ना रो बाय रो ही अप्लाई कर लेते हैं, तो रो बाय रो ही कर लो। तो रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है, तो हम लोग इसमें आप कैसे करते हैं? पहला टर्म क्या होता है कि भाई ये दोनों के पहले रो के मल्टीप्लिकेशन से होता है, मतलब a1 का d1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, b1 का e1 के साथ और c1 का f1 के साथ। फिर सेकेंड वाला एलिमेंट कैसे बनता है कि पहले रो और इसका दूसरा रो जी, तो a1 d2 b1 e2 ऐसे करके, है ना। विद थर्ड वाला एलिमेंट इसकी पहली रो इसकी तीसरी रो जी। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट में जो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो रहा है उसमें आप हर एक रो को पहले डिटर्मिनेंट की हर एक रो को आप दूसरे डिटर्मिनेंट की हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स मिल रहा है, और यहां पे हमें लगाना है इसका उल्टा। तो अगर इसकी ब्रेकिंग करनी है तो ब्रेकिंग को करने के लिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि ये वाला जो एलिमेंट है ये कैसे बना होगा, ये वाला एलिमेंट कैसे बना होगा कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की जो पहली रो है उनके मल्टीप्लिकेशन से बना होगा, है ना। इन दोनों डिटर्मिनेंट की जो पहली रो है उनके मल्टीप्लिकेशन से बना होगा, ठीक। तो मतलब यहां पे वैल्यूज इस तरीके से सेट करनी है ताकि उनका जो नेट वैल्यू है वो इसके बराबर बन जाए। अब फिर ये वाला एलिमेंट कैसे बना होगा, ये वाला एलिमेंट कैसे बना होगा कि पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और दूसरे डिटर्मिनेंट की ये सेकंड रो। तो और ये वाला एलिमेंट कैसे बना होगा, पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और दूसरे डिटर्मिनेंट की थर्ड रो। तो बेटा अब इन तीनों एलिमेंट्स में कॉमन चीज क्या है जी, कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है? फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, ये कॉमन है क्या? यस सर, यस सर। तो मतलब हमें ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो थोड़ी बहुत इस तरीके से सेट करनी है ताकि ये तीनों में चीज होल्ड कर जाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है ना, अब यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी या ऐसे ये वैल्यू रख दो। तो अब इस केस में बन रहा है ये वाला क्वेश्चन, शायद आपने पहले किया भी होगा, काफी स्टैंडर्ड भी है। तो खासकर इस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम याद भी रख ही सकते हो कि क्या किस तरीके से है ना इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें तो सीधा सीधा ये रहता है कि भाई ये 1 + 1 है, तो इन तीनों को 1 रख दीजिए, ये तीनों 1 हो जाएंगे जी। तो ये वाला 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 इसके साथ, ये थर्ड वाला थर्ड के साथ, तो नेट ये 1 + 1 + 1 बन जाएगा। जब यहाँ पे ये तीनों 1 आ गए तो अब ये वाला टर्म लाने के लिए इधर क्या रखना पड़ेगा, 1 अल्फा और बीटा रखना पड़ेगा, और ये वाला टर्म लाने के लिए इधर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखना पड़ेगा। और फिर ये वाला टर्म लाने के लिए अब ये वाला टर्म कैसे बना होगा कि इसकी पहली रो और इसकी दूसरी रो, तो वो कैसे बनेगी कि अगर मैं इधर 1 अल्फा बीटा रखूंगा, और ये वाला टर्म कैसे बनेगा कि इसका थर्ड रो, तो ऐसे करके हमने इसको सेट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, और फिर उसे मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है जिसको मैंने यूज भी नहीं किया
तो वो ऑटोमेटिकली सेट तो आ ही रहेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो ये जो काफ़ी स्टैंडर्ड सा मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कंसिडर किया है, जिसको ब्रेकिंग है ना हम लोग यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इजी वाला बन जा रहा है। तो सोचना इस डायरेक्शन में कि जो पहले तीनों एलिमेंट हैं उनमें कॉमन चीज क्या है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की पहली रो। तो अगर मैं सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को अगर सेट करके कुछ लिख रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली मुझे सेकंड और थर्ड रो को देखना पड़ेगा। ओके, और कुछ कुछ यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में और कुछ पूछना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा सा टफ रहता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कुछ भी पूछना हो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स में। फिर आगे चलते हैं। लास्ट चीज है जी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में बात करते हैं। तो क्रैमर्स रूल के सीधा सीधा सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने लिखवाए ही हुए हैं, उनको आपको याद रखना होगा, जिसमें हम लोग ज्यादातर 3x3 की ही बारे में बात करते हैं। तो 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। देखिए हमने 2x2 वगैरह के लिए भी पढ़ा हुआ है क्लास में, है ना, वो मैंने पढ़ाया ही है, तो उसको आप वहीं देख लीजिएगा। अदरवाइज जो मेन हमारे लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है वो 3x3 का ही रहता है, इसमें 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स दिया जाएगा। तो उसमें आपको सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। रिजल्ट्स में एक बार लिख भी देता हूँ क्या है रिजल्ट्स। देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी तो 2 है, एक होमोजीनियस की है, एक नॉन होमोजीनियस की है। तो पहले होमोजीनियस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें एलिमेंट्स के टर्म्स में ये 3 इक्वेशन दी गई हैं, जिसमें राइट हैंड साइड तीनों में 0 होगा। तो इसमें सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि अगर क्या है जी रिजल्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, अगर इसका डेल्टा 0 आता है, डेल्टा आपको बनाना आता है, डेल्टा क्या है जी, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है। तो अगर डेल्टा 0 आता है, या पहले नॉन जीरो वाला केस कर लेते हैं, अगर डेल्टा नॉन जीरो आता है उस केस में क्या होगा जी, यूनिक सॉल्यूशन और कौन सा, ट्रिवियल वाला, जिसमें सारे के Trivial. सारे 0 हैं जी, 0,0,0। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। देखिए कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे है ना, कई बार हम लोग ये वर्ड ना फिर से है ना गलत रिज्यूम कर लेते हैं। कंसिस्टेंट का सीधा सीधा मीनिंग है कि भाई हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले, कम से कम एक सोल्यूशन मिल जाए, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक सोल्यूशन मिले तो मैं उसको कंसिस्टेंट बोलूंगा। तो यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर डेल्टा 0 आ जाता है उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, इसको नॉन ट्रिवियल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वे में ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई फाइंड द लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा, या कि सच दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो सीधा सीधा आपने कंडीशन क्या लगानी है, डेल्टा इक्वल्स टू 0। या कई बार पूछा जाता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले या यूनिक सॉल्यूशन मिले इस होमोजीनियस सिस्टम का, तो फिर वहां पे कंडीशन आपको क्या लगानी होगी, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। और सिस्टम तो ये भी कंसिस्टेंट ही है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इनफाइनाइट का मतलब तो क्या है, कम से कम एक तो है ही, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो होमोजीनियस के केस में दोनों ही केसेस में आपके कंसिस्टेंट ही रहने वाला है सिस्टम, लेकिन एक केस में यूनिक हो जाएगा, एक केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अब सेकेंड सिनेरियो है नॉन होमोजीनियस, जिसमें थोड़ा पॉइंट्स ज़्यादा है, तो इनको आपको याद रखना है
जिसमें पहला पॉइंट है जी, अगर डेल्टा 0 ना आए तो उस केस में फिर से यूनिक सोल्यूशन, और उन सॉल्यूशंस की वैल्यू, अगर सॉल्यूशंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है तो वो सॉल्यूशंस की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूले याद है? यस सर। और देखो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 का तो सीधा सीधा मीनिंग है यूनिक सोल्यूशन। बेटा इसमें तो है ना कुछ ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए। अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन, चाहे वो होमोजीनियस में चाहे वो नॉन होमोजीनियस में, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, याद हो ही जाता है। बात है कि अगर डेल्टा 0 आए तो अब इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना है कि अगर डेल्टा 0 आए और फिर आपको बाकी सारे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर तो डेल्टा 0 नहीं आता है फिर तो सीधा सीधा बोल दोगे यूनिक सोल्यूशन है। अगर उन सॉल्यूशंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया फिर आपको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेफिनेटली कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे। अगर सिर्फ नेचर के बारे में बात है फिर तो आप बोल दोगे यूनिक। लेकिन अगर डेल्टा 0 आ जाता है फिर नेचर जानने के लिए आपको बाकी तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और अगर इनमें से एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम इज 0, अगर इनमें से एक भी इज नॉन जीरो, अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया उस केस में तो सीधा सीधा आप बोल देंगे कि ये जो सिस्टम है ये नो सॉल्यूशन सिस्टम है। और जैसा कि आप जानते हो कि अब ये जो तीन इक्वेशन दी गई हैं एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन है, तो ये प्लेन रिप्रेजेंट करती है ना। अब तो हमने 3D पढ़ ही लिया है, अब तो है ना समझना टफ भी नहीं है कि ये जो तीन इक्वेशन होंगी ये तीन प्लेन रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसमें कोई भी प्लेन है ना, तीनों प्लेन्स का जो कॉमन सोल्यूशन है वो नहीं बन के आ रहा, तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं बन के आ रहा। ठीक है, सही ऐसे हो कब सकता है, मतलब प्लेन्स पैरेलल हो? ऐसा कब हो सकता है? प्लेन्स पैरेलल में हो सकता है और कब हो सकता है? देखो तो जब दो प्लेन्स पैरेलल और एक प्लेन कर रही हो इंटरसेक्ट तभी नो सॉल्यूशन आएगा। देखो एक तो पैरेलल प्लेन वाला तो सिचुएशन डेफिनेटली है ही, इसके साथ साथ में भी है, मान लीजिए एक काम करता हूँ, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है जी। तो इन दोनों प्लेन्स का कॉमन चीज तो क्या है, ये इनका जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है, ठीक है। यस सर। और तीसरा प्लेन क्या हो जाए, ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल हो जाए। तो अगर जो तीसरा प्लेन है, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। ये प्लेन हो गया, ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये वाली चीज हो गई, और तीसरा प्लेन क्या हो गया, इसके इनके इंटरसेक्शन के बिल्कुल पैरेलल, ऐसा कुछ टेढ़ा एनिमल ऐसा कुछ। तो कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आया ना। तो बिना पैरेलल के भी, मतलब बिना किसी दो प्लेन, तो ये तीनों प्लेन्स में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भी कोई भी दो प्लेन्स पैरेलल है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड प्लेन का एक इंटरसेक्शन लाइन आ रहा है, सेकंड और थर्ड प्लेन का एक इंटरसेक्शन लाइन पॉसिबल है, और फर्स्ट और थर्ड प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन पॉसिबल है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई है ना कि कम से कम दो प्लेन पैरेलल हैं। तो बिना प्लेन्स के पैरेलल हुए भी नो सॉल्यूशन बन रहा है, और वो ये वाला वो वाला सिनेरियो बन के आ सकता है।
डेल्टा 0 है और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z कोई नॉन जीरो। ओके ओके सर। और नेक्स्ट वाला केस ये है जी, अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z ये चारों ही 0 आ जाएंगे, तो उस केस में हमने पढ़ा है कि दोनों पॉसिबिलिटी है, नो सोल्यूशन भी पॉसिबिलिटी है और इनफाइनाइट सोल्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब जहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने वर्ड कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट के बारे में बोला नहीं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे नॉन कंसिस्टेंट है, तो ये तो सीधा सीधा है ना, वर्ड कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट, अब ये तो याद रहेगा ना। नो सोल्यूशन है तो नॉन कंसिस्टेंट, और कम से कम यूनिक है या इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम अब नॉन कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो अगर चारों डेल्टा 0 आ जाते हैं तो नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट हुआ तो डेफिनेटली इनफाइनाइट वाला कंसिस्टेंट होगा, कोई एक दो सोल्यूशन वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा। और इसको कैसे जानना है वो हमने पहले ही बात कर लिया है, अब 3D भी पढ़ लिया कि ये नो सोल्यूशन कौन सा वाला, चारों डेल्टा 0 आने पे नो सोल्यूशन केस कब मिलेगा, पैरेलल प्लेन्स की सिचुएशन में। और चारों डेल्टा 0 में इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस कौन सा बनेगा, जैसे अभी ये दोनों Common प्लेन line. बनाए तो तीसरा प्लेन कहां से पास करेगा, तीसरा प्लेन कहां से पास करेगा, इनकी कॉमन लाइन से। बेसिकली फैमिली ऑफ प्लेन्स है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स बोल सकता हूं मैं, दो प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जो लाइन है, तीसरा प्लेन इसी की कॉमन लाइन से पास करा दूं, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला सिनेरियो है ये। ठीक, तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है। और सिस्टम ऑफ ये इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में अगर बात करें तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं। प्रैक्टिस के दौरान भी आप देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 3/3 का सबसे ज्यादा है, 2/2 नहीं ज्यादा होता, 2/3 तो सीधा सीधा वो उसकी कंडीशन बन जाती है कॉन्करेंट लाइंस की, तो वो सीधा सीधा वहां पे डिस्कस हो जाता है। अदरवाइज अगर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो 3/3 ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। होमोजीनियस के केस में दो पॉइंट है, नॉन होमोजीनियस के केस में 3 पॉइंट है। 3 में भी जो थर्ड वाला, जब चारों डेल्टा 0 हो जाते हैं तो उसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, तो वो एज इट इज आपको याद होना चाहिए। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें कोई डाउट अगर किसी का पेंडिंग है तो बताइए। तो इसका भी हम लोग है ना टेस्ट हम लोग रखेंगे इसी वीक, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके रखेंगे, कल तो फिलहाल क्वाड्रेटिक का टेस्ट रखते हैं, ठीक है। सर आपने टाइमिंग्स क्या बताई कल के टेस्ट की? 1 to 2, वही 12:55 में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और वही 2 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सर आप जब इस चैप्टर का टेस्ट रखोगे तो क्लास में एक बार बता देना, वो स्किप हो जाता है कभी कभी जब व्हाट्सएप पे सीधा टेस्ट आता है तो। स्किप कैसे हो जाता है? सर मतलब आप एक बार क्लास में इन्फॉर्म कर देना कि आप कौन से दिन किस टाइमिंग पे रखोगे मैट्रिसेस का टेस्ट। हाँ, मैट्रिसेस का टॉपिक तो मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन कई बार डिसीजन है ना बाद में होता है, उसके बाद कोई क्लास नहीं होती है, तो फिर वो तो ग्रुप तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा। मतलब कई बार हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं ना, तो फिर वो तो फिर मैसेज के थ्रू ही हो पाएगा। तो चलो कोशिश हम लोग पहले ही करेंगे कि पहले मैं आपको बता दूंगा, ट्यूसडे या थर्सडे को मैं आपको बता दूँ क्लास में, ठीक है। यस सर। तो कल की क्लास में क्वाड्रेटिक का है ना टेस्ट होगा, एक तो है ना 1 to 2 एक तो टेस्ट है, और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है
क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया होगा। ओके, तो सब लोगों को करके लेके आइएगा। यस सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।